हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 28 अगस्त 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, यानी कि डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में हम रेगुलर बात करते हैं। तो आज उसी सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं कि 28 अगस्त 2024 के क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनसे रिलेटेड क्या कुछ एक्सप्लेनेशन होता है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट कीज होती हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। ये जो वीडियो होती है सिर्फ करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही नहीं बल्कि जीके के परिदृश्य से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन निकल करके आते हैं जहाँ से जीके के जो क्वेश्चन है वो भी कवर किए जाते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो पूरी देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिए। अगर वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न के साथ। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय खरीदने के लिए समझौता किया? यानी कि जो भारत देश है इसने किस देश के साथ में एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय खरीदने के लिए समझौता किया हुआ है? तो ए ऑप्शन है रूस, ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है फ्रांस और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिका के साथ में भारत ने एक समझौता किया हुआ है जिसके साथ यह अमेरिका से एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय खरीदेगा। आगे हम बात करें क्या होती है एंटी सबमरीन, इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय खरीदने के लिए समझौता हुआ है। और यह जो एंटी सबमरीन होगी इसका काम क्या होगा, तो इसके तहत जो अमेरिका है वह भारत को एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय बेचेगा और इसे भारतीय नौसेना के MH-60R हेलीकॉप्टरों के साथ एकीकृत किया जाएगा। यानी कि नौसेना के जो MH-60R हेलीकॉप्टर्स हैं इनके साथ में इसको एकीकृत किया जाएगा। और यह एक पोर्टेबल सोनार सिस्टम है, यानी कि पोर्टेबल सोनार सिस्टम है। इसका मतलब क्या होगा, यह जो सबमरीन होगी, सबमरीन आप सभी लोग जानते हैं, इनको पनडुब्बी के नाम से जानते हैं, तो यह जो भी सबमरीन होगी उनकी लोकेशन को डिटेक्ट करेगा, यानी कि उनकी लोकेशन बताएगा कहाँ पर कौन सी सबमरीन है, इसके बारे में इसके द्वारा पता चलेगा। और हम बात करें इसका उपयोग समुद्र में ध्वनि का पता लगाने और उनका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। यानी कि ये जो एंटी सबमरीन ये जो डील हुई है अमेरिका के साथ में, इसका उपयोग क्या होगा, समुद्र में ध्वनि का पता लगाने और उनका विश्लेषण करने के लिए किया जाएगा। मतलब जो भी मान लीजिए कोई ऐसी सबमरीन है, कोई समुद्र के अंदर पनडुब्बी है, उसमें आवाज़ जरा सा भी होगी तो उसका पता ये लगा लेगा, उसका ये विश्लेषण कर लेगा और इसके द्वारा पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर एक सबमरीन जा रही है, तो यह एंटी सबमरीन है। मतलब कि जो सबमरीन होती है उसका ये एंटी, उसका ये अपोजिट है, उसको ये ढूंढेगा, उसको ये डिटेक्ट करेगा, उसकी लोकेशन को यह पता लगाएगा। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कानू क्या है? यानी कि अभी हाल ही में चर्चे में रहा कानू, तो ये कानू क्या है, क्यों चर्चे में है, क्यों अभी ये इसे हाल फिलहाल में इसकी चर्चाएं हुई हैं? तो ए ऑप्शन है दक्षिण भारत में पाई जाने वाली एक वृक्ष की प्रजाति है, बी ऑप्शन है दक्षिण भारत में चलने वाली एक स्थानीय हवा है, सी ऑप्शन है दक्षिण भारत के लिए एक आदिवासी ज्ञान केंद्र है और डी ऑप्शन है दक्षिण भारत आदिवासी समुदाय के लिए एक पोर्टेबल अस्पताल है। तो वैसे आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये दक्षिण भारत से ही रिलेटेड है कानू, यानी कि सभी ऑप्शन में दक्षिण भारत कॉमन है, तो इसके मतलब ये दक्षिण भारत से ही रिलेटेड है। लेकिन इस प्रश्न का जो ओरिजिनल आंसर क्या होगा, यानी कि जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो कानू है ये दक्षिण भारत के लिए एक आदिवासी ज्ञान का केंद्र है, इसको भी स्थापित किया गया है हाल फिलहाल में, इसीलिए यह चर्चे में आया है। अगर हम इसके बारे में फुल बात करें तो हाल ही में कर्नाटक के चामराजनगर जिले के बीआर हिल्स में आदिवासी स्वास्थ्य संसाधन केंद्र में कानू का शुभारंभ किया गया। यानी कि जो कर्नाटक है वहां का एक जिला है जिसको बोलते हैं चामराजनगर, इस नगर के पास एक बीआर हिल्स है और उस बीआर हिल्स में आदिवासी स्वास्थ्य संसाधन केंद्र में ही कानू का शुभारंभ किया गया है। कानू है क्या, तो कानू का मतलब है, यानी कि कानू जो है ये दक्षिण भारत के लिए एक आदिवासी ज्ञान केंद्र है, यानी यहाँ पर जो आदिवासी लोग होंगे उनको ज्ञान यानी कि नॉलेज प्रदान किया जाएगा, उनको यहाँ पर जो भी ज्ञान की बातें होंगी, जो भी जानकारियाँ होंगी वहाँ से इनको मिलेंगी। तो यह एक दक्षिण भारत के लिए एक आदिवासी ज्ञान का केंद्र है जिसे कानू के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करें कानू का मतलब क्या होता है, तो कन्नड़ और सोलिगा भाषाओं में कानू का मतलब होता है सदाबहार जंगल।
ठीक है, यानी कि जो कन्नड़ और सोलिगा भाषा में इसको कानू का मतलब होता है, यानी कानू का जो मीन्स होता है वो सदाबहार जंगल होता है। इसका अर्थ कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हाल ही फिलहाल में चर्चे में आया है, तो इसका अर्थ भी पूछा जा सकता है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो इसका शाब्दिक अर्थ है कानू का सदाबहार जंगल। जैसे आप लोग कानन पढ़ते हैं, जैसे पर्यायवाची कभी कभी आप पढ़ते हैं कानन, तो कानन का मतलब भी जंगल ही होता है। तो ठीक ठीक से ये वैसे ही कुछ रिलेट कर रहा है कानून कानन, तो ये इसका मतलब हो जाएगा सदाबहार जंगल। और इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य दक्षिण भारतीय आदिवासियों के इतिहास, संस्कृति और रीति रिवाजों के बारे में पहला ज्ञान केंद्र बनना है। यानी कि दक्षिण भारत के जो आदिवासी हैं उनका क्या कुछ इतिहास रहा है, उनकी क्या कुछ संस्कृति रही है, क्या कुछ उनके रीति रिवाज हैं, इन सभी के बारे में उनको ज्ञान प्रदान करना, और ये ज्ञान प्रदान करने के मामले में पहला ज्ञान केंद्र बनना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की हुई है। यानी कि जो सुभद्रा योजना है इसकी हाल ही फिलहाल में भी शुरुआत हुई है, तो ये किस राज्य में इसकी शुरुआत हुई है। तो ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है उत्तराखंड और डी ऑप्शन है ओडिशा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओडिशा राज्य ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की हुई है। आगे अगर हम बात करें तो हाल ही में ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी जी, ये इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अभी फिलहाल में यहाँ पर चुनाव हुए और मोहन चरण मांझी हैं ये ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बनकर के आए हुए हैं। तो इन्होंने ही सुभद्रा योजना को मंजूरी दी है, यानी कि जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, इन्होंने सुभद्रा योजना को मंजूरी दी, यानी कि सुभद्रा योजना जो है इन्होंने लागू की हुई है। इस योजना का जो लक्ष्य है वह 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाना है, यानी कि 1 करोड़ से जो अधिक महिलाएं हैं उड़ीसा राज्य की, तो उन 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत महिलाओं को 5,000 रुपये की 2 किस्तों में कुल 10,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे, यानी कि 5,000 रुपये के 2 किस्तों में, यानी कि 1 साल में 5-5 हजार की 2 किस्तें आएंगी और इसके अंतर्गत 1 वर्ष में 10,000 रुपये महिलाओं को प्रदान किए जाएंगे। तो हम बात करें कौन सी महिलाएं हैं जो इसका पात्र होंगी, तो 21 से 60 वर्ष के बीच की जो आयु की महिलाएं होंगी वो इसका पात्र होंगी, यानी कि इसका लाभ वो उठा सकेंगी जिनकी उम्र 21 से 60 वर्ष के आसपास, यानी 21 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष की महिलाएं होनी चाहिए, वहीं इसका लाभ उठा सकती हैं। और इसके अंतर्गत क्या होगा, 1 साल में 2 किस्तें प्रदान की जाएंगी 5-5 हजार रुपए की और 10,000 रुपये प्रतिवर्ष इसका भुगतान किया जाएगा। योजना का नाम क्या है, सुभद्रा योजना। किसने लागू की है, तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, इन्होंने लागू किया हुआ है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को भीष्म पोर्टेबल अस्पताल उपहार में दिए हुए हैं, यानी कि जो भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल है ये किस देश को भारत ने उपहार स्वरूप एज ए गिफ्ट प्रदान किया है। तो ए ऑप्शन है यूक्रेन, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है रूस और डी ऑप्शन है जापान। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, यानी कि यूक्रेन। अभी हाल ही में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये भी यूक्रेन की यात्रा पर गए हुए थे, यूक्रेन वहां पर पहुंचे, वहां पर इन्होंने व्लादिमीर जेलेंस्की जो वहां के राष्ट्रपति हैं उनसे इन्होंने मुलाकात की। तो वहीं पर ही इन्होंने देश यानी कि यूक्रेन देश को भीष्म पोर्टेबल अस्पताल उपहार में दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूक्रेन। आगे अगर हम बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन को 4 भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है या अस्पताल है इनको उपहार में दिया है। यह विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूरे वर्ल्ड यानी पूरे विश्व का जो पहला पोर्टेबल अस्पताल है वो भारत के ही पास है और इसने भी हाल ही फिलहाल में यूक्रेन को उपहार स्वरूप प्रदान भी किया है। इसे कहीं भी 72 क्यूब्स को जोड़कर तैयार किया जा सकता है, यानी कि ये इमरजेंसी में कहीं पर भी इसको जो 72 क्यूब्स होंगे उनको जोड़ करके ये हॉस्पिटल के रूप में इसको तैयार किया जा सकता है। इससे इसकी क्या कुछ खूबियां हैं, तो इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान है, यानी कि ये जो हॉस्पिटल है, जो अस्पताल है पोर्टेबल अस्पताल, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही आसान है। इसमें एक साथ 200 से भी अधिक जो घायल हैं उनका इलाज संभव हो सकता है, यानी कि एक साथ ये जो हॉस्पिटल है पोर्टेबल हॉस्पिटल, इसको एक साथ इसमें 200 से अधिक जो घायल होंगे उनका इलाज इसमें किया जा सकेगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह एक विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है और भी हाल ही फिलहाल में भारत ने इसको यूक्रेन को 4 भीष्म पोर्टेबल जो अस्पताल है इनको उपहार स्वरूप दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मंकी पॉक्स की जांच के लिए पहली स्वदेशी RT-PCR किट जो है RT
पीसीआर जो किट है ये विकसित की हुई है। यानी कि मंकी पॉक्स आप सभी लोग जानते हैं काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है मंकी पॉक्स। सबसे पहला मामला अफ्रीका में देखा गया, फिर धीरे धीरे वहाँ से निकल करके अन्य देशों में फैला। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं मंकी पॉक्स की। तो मंकी पॉक्स की जांच के लिए पहली स्वदेशी किट RT-PCR जो है वो किस देश ने विकसित की हुई है? तो ये ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है चीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा प्यारा भारत जो है इसने मंकी पॉक्स की जांच के लिए पहली स्वदेशी RT-PCR किट है वह विकसित कर ली है। आगे अगर हम बात करें तो मंकी पॉक्स की जांच के लिए भारत की पहली स्वदेशी RT-PCR किट के विकास की घोषणा की जा चुकी है, यानी कि इसको विकसित कर लिया गया है। इस किट को बनाया किसने है? तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से भी इसको मान्यता मिल गई है। यानी कि जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है इसने इस किट को मान्यता भी दे दी है, क्योंकि कभी कोई भी वैक्सीन भारत में या फिर कोई किट अगर डेवलप की जाती है, विकसित की जाती है, तो उसको सबसे पहले ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है ये जांच करती है, पड़ताल करती है उसका। अगर वो हर तरीके से सही होता है तब जाकर के उसको मान्यता देती है। तो हाल ही फिलहाल में अभी इस किट को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान, जिसे हम ICMR के नाम से जानते हैं, उसने मान्यता भी दे दी है। बनाया किसने है? तो आंध्र प्रदेश सरकार की जो अनुसंधान संस्था आंध्र प्रदेश मेडिटेक जोन है इसने ट्रांस एशिया डायग्नोस्टिक्स के साथ में मिलकर के यह जो किट है यह विकसित की हुई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी जोरों से मंकी पॉक्स फैल भी रहा है। इसके बारे में मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हुई है तो जाकर के आप चैनल पे जाकर के वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इसके मंकी पॉक्स के बारे में मिलेगी। तो यहाँ पर ये पहली स्वदेशी किट है जो कि भारत के द्वारा विकसित की गई है। तो इस प्रदेश से ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत जीरो एमिशन ट्रैकिंग पॉलिसी एडवाइजरी पर दस्तावेज लॉन्च किया है? यानी कि हाल ही में किसने भारत जीरो एमिशन ट्रैकिंग पॉलिसी एडवाइजरी दस्तावेज लॉन्च किया? तो ए ऑप्शन है प्रवीण सूद, बी ऑप्शन है अजय कुमार सूद, सी ऑप्शन है चंद्रशेखर और डी ऑप्शन है अनिल चौहान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजय कुमार सूद जी जो हैं इन्होंने भारत जीरो एमिशन ट्रैकिंग पॉलिसी एडवाइजरी दस्तावेज जो है इसको इन्होंने विकसित किया हुआ है। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं, लॉन्च ऑफ भारत जीरो एमिशन ट्रैकिंग, जिसे ZET के नाम से भी जानते हैं, ZET के नाम से इसे पॉलिसी एडवाइजरी डॉक्यूमेंट विकसित किया गया है। आगे हम बात करें तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने भारत जीरो एमिशन ट्रैकिंग पॉलिसी एडवाइजरी दस्तावेज को लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया इन्होंने? तो 21 अगस्त 2024 को इन्होंने इसको लॉन्च किया। कहां पर? तो नई दिल्ली में विज्ञान भवन के एनेक्सी में, यानी कि नई दिल्ली में जो विज्ञान भवन है वहां के एनेक्सी में इसको लॉन्च किया गया। यह जो परामर्श है 2050 तक 100% ZET यानी कि जीरो एमिशन ट्रैकिंग बिक्री पैठ हासिल करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करता है। यानी कि 2050 तक ये 100% ZET जो है उसका लक्ष्य पूरा करने वाले हैं, और उसके तहत ही ZET पॉलिसी एडवाइजरी दस्तावेज लॉन्च किया गया। लॉन्च किसने किया? अजय कुमार सूद ने लॉन्च किया हुआ है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेशनल मेडिकल रजिस्टर यानी कि NMR पोर्टल का शुभारंभ किया? यानी कि किसने नेशनल मेडिकल रजिस्टर NMR पोर्टल का शुभारंभ किया हुआ है? तो ए ऑप्शन है राजीव कुमार, बी ऑप्शन है जगत प्रकाश नड्डा, सी ऑप्शन है अमित खरे और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जगत प्रकाश नड्डा, जिन्हें हम JP नड्डा के नाम से भी जानते हैं, JP नड्डा, इन्होंने नेशनल मेडिकल रजिस्टर यानी कि NMR पोर्टल का शुभारंभ किया हुआ है। आप यहाँ पर आर्टिकल में भी देख सकते हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री JP नड्डा लॉन्चेस नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, इन्होंने इसको लॉन्च किया हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा, इन्होंने NMC के नेशनल मेडिकल रजिस्टर यानी कि NMR नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया हुआ है। NMR पोर्टल एक केंद्रीकृत डेटाबेस है जिसे भारत में सभी पात्र एलोपैथिक MBBS डॉक्टरों को पंजीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि जो NMR पोर्टल होगा इसमें क्या किया जाएगा कि भारत में जो जितने भी एलोपैथिक MBBS डॉक्टर हैं इन सभी को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन
करना होगा, इसको यानी कि यहाँ पर अपना पंजीकृत करना होगा। बात करें, यह 13 लाख से अधिक डॉक्टरों पर गतिशील, प्रामाणिक और समेकित डाटा प्रदान करता है, यानी कि 13 लाख से भी अधिक जो डॉक्टर्स होंगे, जो कि एलोपैथ एमबीबीएस डॉक्टर्स होंगे, वो यहाँ पर पंजीकृत कर सकेंगे और उनके बारे में गतिशील, प्रामाणिक और समेकित डाटा यह प्रदान करेगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने माई स्टैम्प 165 इनकम टैक्स डे जारी किया, यानी कि कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने माई स्टैम्प 165 यानी कि 165वें इनकम टैक्स डे जारी किया हुआ है? तो ये ऑप्शन है जगत प्रकाश नड्डा, बी ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, सी ऑप्शन है स्मृति ईरानी और डी ऑप्शन है राहुल नवीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्मला सीतारमण जी जो है इन्होंने माई स्टैम्प 165 इनकम टैक्स डे जारी किया है। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रिलीजेस माई स्टैम्प ऑन द ओकेजन ऑफ 165th इनकम टैक्स डे। आगे हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने माई स्टैम्प 165 इनकम टैक्स डे जारी किया। यह स्टैम्प जो होगा यह आयकर दिवस की 165वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे सीबीडीटी के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? सीबीडीटी, यानी कि केंद्रीय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ये के द्वारा यह आयोजित कार्यक्रम के दौरान इसको जारी किया गया। बात करें आयकर दिवस की, तो भारत में जो आयकर दिवस है वह 24 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि 24 जुलाई को आयकर जो दिवस है यानी इनकम टैक्स डे जो है वो मनाया जाता है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने नया बचत खाता उत्पाद अवनी पेश किया हुआ है, यानी कि ऐसी कौन सी बैंक है जिसने एक नया बचत खाता जो को पेश किया हुआ है, इसको चालू किया गया है? तो ये अवनी नाम से इसको चालू किया गया है। किस बैंक ने चालू किया है? तो ये ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, बी ऑप्शन है पीएनबी बैंक, सी ऑप्शन है बंधन बैंक लिमिटेड और डी ऑप्शन है एसबीआई बैंक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंधन बैंक लिमिटेड ने नया बचत खाता उत्पाद अवनी पेश किया हुआ है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं आर्टिकल में, बंधन बैंक इंट्रोड्यूसेस न्यू सेविंग प्रोडक्ट अवनी एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन, यानी कि ये खासकर महिलाओं के लिए है। तो बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए विशेष रूप से नया बचत उत्पाद अवनी पेश किया है। ये केवल और केवल महिलाओं के लिए होगा। महिलाओं को अनुकूलित वित्तीय और जीवन शैली समाधान के साथ साथ कई अन्य आकर्षक लाभ प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए ये अवनी पेश किया गया है, यानी कि महिलाओं को अनुकूलित वित्तीय और जीवन शैली समाधान के साथ साथ कई अन्य आकर्षक लाभ भी प्रदान करेगा और इसके लिए उन्हें सशक्त भी बनाएगा। अब बंधन बैंक आया है तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो बंधन बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी। मुख्यालय इसका कोलकाता पश्चिम बंगाल में। वर्तमान में एमडी एंड सीईओ हैं जो कि अंतरिम है, ये रतन कुमार केस जी हैं, ये वर्तमान में अंतरिम एमडी एंड सीईओ हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाला कोई भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसके लिए आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है, वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।